Good morning, students. Today we will start our later part of the chapter 10, the countryside, colonialism and the countryside. Now our chapter is there, a revolt in the countryside. यानी कि हमने जो पढ़ना है बम्बई डेक्कन के जो पार्ट में उस तरह ने किस तरह से इनका रिवोल्ट किया गया था, किस तरह से विद्रोह किया गया था, वो हमने पढ़ना है. You have read about how the lives of peasant and the zamindar of colonial Bengal and the parihars and the संथाल of the राजमहल हिल्स were changing. जो राजमहल हिल्स के जो संथाल थे, परिहार थे और जो बंगाल के जो जमींदार थे और किसान लोगों की लाइफ किस तरह से चेंज हो रही थी. Now let us move across to the western India and to the later period explore what was happening in the countryside in the Bombay Deccan के अंदर ये चीज़ें कैसे एक्सप्लोर होती जा रही थी. वन वे ऑफ एक्सप्लोरिंग सच चेंजेस इज बाय फोकसिंग. कहते हैं कि इन जो चेंजेस का जो मेन फोकस था वो पीजेंट रिवोल्ट माना जाता है. ऐसे जो क्लाइमेट टाइम्स में रेबल्स इन्होंने क्या किया, विद्रोहियों ने अपना गुस्सा शो किया, अपना क्रोध. दे राइज अगेंस्ट वट दे परसीव टू बी इनजस्टिस एंड द कोज ऑफ देयर सफरिंग. कि जिस तरह से वो चीज़ों को सफ़र कर रहे थे उनका कारण क्या था और उनके साथ में जो अन्याय हो रहा था उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे. If we try to understand the premise of their resentment and peel their layer of their anger, कहते हैं उनका जो गुस्सा था किस तरह से बढ़ता जा रहा था, उनके जो लाइफ का एक ग्लिम्स भी हमें देखता है, उनका एक्सपीरियंस भी है. अदरवाइज जो कहते हैं हमारे से जो छुपा हुआ था, कहते हैं हम सारा का सारा कंक्लूजन अब निकालते हैं. रिवोल्ट आल्सो प्रोड्यूस रिकॉर्ड. जो रिवोल्ट होते थे विद्रोही, कहते हैं इन रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करते हैं. एंड हिस्टोरियन कैन लुक एट इट, और हिस्टोरियन इनको देखते हैं. अलार्म बाय द एक्शन ऑफ द रेबल, किस तरह से जो विद्रोहियों का जो एक्शन था अलार्म चेतावनी वाला था. वाज कीन और रिस्टोरिंग ऑर्डर, कहते हैं ऑर्डर को स्टेट अथॉरिटी जो थी डिड नॉट सिंपली रिप्रेस, ऐसे विद्रोहियों को दबा नहीं सकती थी बड़ी धीरे से. दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन इंक्वायरी इनटू इट कॉजेज सो दैट पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड. वो समझा रहे थे, किस तरह से ट्राई कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे कि इन पॉलिसीज़ को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से शांति को बनाए रखें. दिस इंक्वायरीज प्रोड्यूस एविडेंस दैट हिस्टोरियन कैन एक्सप्लोर, ताकि हिस्टोरियन है नई चीज़ों को ढूंढ सके इन एविडेंस को देख के, इनकी इंक्वायरी को देखकर. नाउ थ्रू द 18th सेंचुरी पेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट. कहते इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर जो रिवोल्ट थे, कहते वो उभर कर आने शुरू होने लगे थे. Money lender and the grain dealers, one such revolt occur in 1875 in the Deccan. Deccans में 1875 में किस तरह से विद्रोह हुआ था. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेक्कन. डेक्कन हमारा जो पार्ट आ जाता है, अगर एमपी साइड की तरफ आप देखते हो ना, तो ये पार्ट है जो पठार से टाइप का सा होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है 3.1, अकाउंट बुक्स आर बर्न्ट. जो अकाउंट बुक्स थी वो किस तरह से उनको बर्न किया गया था. कहते हैं जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, बिगिन है सूपा में शुरू हुआ था सबसे पहले. ए लार्ज विलेज इन पूना, पूना का काफ़ी बड़ा विलेज माना जाता है, और जो पूना के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसको प्रेजेंट डे पूना नाम दिया गया है. इट वाज ए मार्केट सेंटर वेयर मैनी शॉपकीपर्स मनी लैंडर्स लिव. ये एक ऐसी बड़ी मार्केट थी जिसमें शॉपकीपर और मनी लैंडर्स सब वो वहाँ पर रहते थे. इन 12 मई 1875 में रियात्स फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरिया के आसपास में जो रियात रहते थे वो इकट्ठे हुए. उन्होंने शॉपकीपर पे अटैक करना शुरू कर दिया और वो डिमांड करने लगे देयर बही खाता जो था, जैसे उनमें अकाउंट जो लिखा जाता था, उनकी डिमांड करने लगे. एंड डेप्ट बॉन्ड, जो भी उनका ऋण रहता था, कहते हैं उन सब चीज़ों को अब उन्होंने क्या किया, दे बर्न्ट द खाताज को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया. लूटेड ग्रेन शॉप, जो अनाज की जो मार्केट थी शॉप से उनको लूटना शुरू कर लिया. एंड इन सम केसेस सेट फायर टू द हाउसेज ऑफ द साहूकार्स के घरों को जलाना उन्होंने शुरू कर दिया. जैसे ऑन दैट डे, अगर आप ये देख लें ना, ऑन दैट डे 16 मई 1875 को जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे पूना ने, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ये चीज़ें लिखी थी. यू विल सी लाइक दैट दिस वन. फ्रॉम पूना जो रिवोल्ट स्प्रेड टू द अहमदनगर. जो ये रिवोल्ट था, ये विद्रोह था, पूना से अहमदनगर की तरफ वो मूव हुआ. देन ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ, 2 महीने से भी ज़्यादा, कहते ये धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता गया.
और इन्होंने 6500 किलोमीटर जो स्क्वायर है कहते वो एरिया कवर कर लिया, यानी यहाँ तक लोग थे वो विद्रोह करना शुरू हो गए थे। मोर देन 30 विलेजेस वार अफेक्टेड, इससे जो 30 जो गांव थे कहते हैं नियर अबाउट वो अफेक्ट हुए हैं। एवरीवेयर द पैटर्न वाज द सेम, साहूकार वर अटैक, साहूकार अटैक करने लगे, अकाउंट बुक्स उनको जलाया जाने लगा, उनके जो बॉन्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगे। टेरिफाइंग ऑफ पीजेंट एजेंट द साहूकार टेराई वेरी ऑफन, कहते हैं कि जो इस तरह से जो साहूकार है वो गांव की तरफ भागने लगे और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और जो पीछे था कहते सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था, अपनी प्रॉपर्टी अपने बिलोंगिंग जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे ना उनको भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि विद्रोह इतना ज़्यादा भयंकर था कि मतलब ये ज़्यादा इतना परेशान आ चुके थे, इन लोगों से तंग आ चुके थे ये बिल्कुल, तब इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। एज द रिवोल्ट स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह है फैलता गया, जो ब्रिटिशर ऑफिसर थे उन्होंने देखा स्पेक्टर ऑफ 1857 का स्पेक्टर है उन्होंने देखा। पुलिस पोस्ट वर एस्टैब्लिश इन विलेज, गांव के अंदर पुलिस है वो एस्टैब्लिश की गई ताकि मेंटेन कर सके, यानी कि हर सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। फ्रीटन रिबेलियन पीजेंट इनटू सबमिशन, ट्रूप्स वर क्विकली कॉल्ड इन, और जो हथियार थे उनको तेजी से बुलाया गया। 1951 में पीपल वार अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। मैनी कन्विक्टेड, और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस तरह से कहते कई महीने लगे इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। तो इस तरह से जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर किस तरह से जो विद्रोह हुआ था, अकाउंट बुक है किस तरह से उनकी जलाई गई थी। एक न्यूज़पेपर के अंदर एक इन्होंने पब्लिश किए थे, इन्होंने सोर्सेज आता है ये। साहूकार कौन होता है? बस समवन हु एक्टेड बोथ एंड मनी लैंडर और ट्रेड दोनों का काम करता है, उनको साहूकार बोला जाता है इसमें। अब ये जो रिपोर्ट है जो रियात एंड द मनी लैंडर की जो अपीयर्स इन द नेटिव ओपिनियन कोटेड की गई थी, उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है किस तरह से लोग ऑफेंडर बचाव के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे थे, घरों को किस तरह से उनको असेंबल किया गया। तो ये न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसके मतलब रियास और मनी लैंडर के बीच में जो कुछ हुआ था उसके बारे में ये सब चीज़ें बता रहे थे। वाई द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स, कहते हैं इसी तरह से काम क्यों किए गए, इन तरह बंडल को किस तरह से क्यों बर्न किए गए। वाई दिस रिवोल्ट, कहते हैं रिवोल्ट क्यों हुआ था। वाई डज इट टेल अस अबाउट द डेकन्स कंट्री साइड एंड अबाउट अग्रेरियन चेंजेस अंडर कॉलोनियल रूल्स, के अंदर कहते हैं किस तरह से कंट्री साइड है, कहते हैं ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं। लेट्स लुक एट दिस लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ चेंज ओवर द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंक्लूड करता है 3.2 अ न्यू रिवेन्यू सिस्टम, नया रिवेन्यू सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया कि इस रिवोल्ट के बारे में इन्होंने क्या जानने की कोशिश की थी। एज ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स, जो बंगाल है जो इंडिया की अदर पार्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा था, तो न्यू सिस्टम ऑफ रिवेन्यू वाज इम्पोज, नया सिस्टम था रिवेन्यू का वो इन पर इम्पोज किया गया था, फोर्स किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल, बंगाल की तरफ से जो परमानेंट सेटलमेंट था कहते वो बड़ी मुश्किल से ही कहते धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने शुरू हुआ था। वाई वाज दिस सो, क्यों हुआ। वन रीजन वाज आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस रोज, तो कहते हैं कि 1810 के अंदर जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस है वो बढ़ने शुरू हो गए। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट, प्रोडक्शन की वैल्यू है वो बढ़ा दी गई थी। एंड एनलार्जिंग द इनकम ऑफ द बंगाल, जमींदार की इनकम अब वो काफ़ी बड़ी कर दी थी, वो इनसे ईजी से पे नहीं हो रहा था। सिंस द रिवेन्यू डिमांड वा फिक्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, के अंदर है वो फिक्स की कर दिए थे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट द अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वन पेमेंट हैज़ बीन फिक्स दैट इन ए 1 year यू हैव टू पे टू द जमींदार। नाउ द कॉलोनियल स्टेट कुड नॉट क्लेम एनी शेयर, लेकिन कॉलोनियल है कहते हैं हम इस तरह से कोई शेयर है क्लेम नहीं कर रहे थे। तो दिस अनहांस इन हम इनकम कीप ऑन एक्सपेंडेड इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड टू थिंक ऑफ द वे, कहते वो उन्होंने अब इस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि जो लैंड रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब जो टेरिटरी थी अनेक्स इन द 19th सेंचुरी में ये अलग होने के लिए सोच रही थी, जो टेम्परेरी रिवेन्यू सेटलमेंट है इस तरह से वो बनाई गई। अब क्या था, परमानेंट की बजाय अब टेम्परेरी रिवेन्यू सेटलमेंट है वो बनाई गई। अब दूसरे और क्या क्या रीजन थे, अगर अदर रीजन की बात करते हैं तो ऑफिशियली डिवाइड जो पॉलिसी थी
उनका जो सोचने का शेप्ड बाय द इकोनॉमिक थ्योरी दे आर फैमिलियर विद। कहते हैं उनका जो सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता था, इकोनॉमिक थ्योरीज को वो शेप कर रहे थे। अब 1820s के अंदर क्या हुआ, एक इकोनॉमिस्ट आया डेविड रिचार्डो। वो एक सेलिब्रेटेड फिगर माना जाता है इंग्लैंड का। इसने कॉलोनियल ऑफिस ने रिचार्डियन के विचारों को सीखा, आइडिया किया कि उनके कॉलेज के समय के दौरान जैसे भी होता था, तो महाराष्ट्र में इन्होंने जब ब्रिटिश ऑफिशियल ने अपने नए टर्म और कंडीशन बनाने शुरू कर दिए थे, किसके ऊपर, सेटलमेंट के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, इस आइडिया के ऊपर, कुछ विचारों पर इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। अब जो अकॉर्डिंग टू रिचार्डियन आइडियाज़ है वो क्या होते थे कि वे एक लैंड ओनर्स को शुड हैव ए क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट, कि लैंड ओनर्स को एक तो एवरेज रेंट है वो क्लेम करना चाहिए ताकि वो ईजी से उसको पे कर सकें। दैट प्रीवेल्ड एट ए गिवन टाइम, और एक टाइम देना चाहिए, व्हेन द लैंड यील्ड मोर देन दिस एवरेज लैंड। अगर कोई भी ज़मींदार एवरेज रेंट को पे कर देता है तो लैंड ओनर्स हैज ए सरप्लस दैन द स्टेट, तो उसको सरप्लेस करना चाहिए, और जो स्टेट होता है उसको टैक्स की ज़रूरत भी होती है। अगर टैक्स वाज नोट, अगर टैक्स को भी ना पे किया जाए तो ये कल्टीवेटर क्या होता है, रेंटियर्स के अंदर कंट्रोल होता है, रेंटियर होते हैं जिसका पे रहता है, तो वो अपनी इनकम को सरप्लस भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने बंगाल में रिचार्जो की थ्योरी को कंफर्म कर लिया, इन्हें ये थ्योरी अच्छी लगी इनकी। जमींदार क्या करते थे, रेंटियर्स के अंदर टर्न चेंज होते गए, और लीजिंग आउट लिविंग द रेंटियल इनकम है वो भी इनकी होती गई। इट वाज नेसेसरी द ब्रिटिश ऑफिसर नाउ फेल्ट टू हैव ए डिफरेंट सिस्टम। अब वो एक डिफरेंट सिस्टम की ओर बढ़ने लगे थे, जिसको रिवेन्यू जो सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसको कहा जाता है नॉन एज द रायतवाड़ी। वैसे तो रेयत से बोलते हैं रायत करना, रायतवाड़ी जिसको भी बोला जाता है। रेंटियर्स क्या होते हैं, रेंटियर ये एक टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज़ की जाती थी जो प्रॉपर्टी से लेके जो अपनी इनकम होती थी ना, जो लिव ऑन द रेंटियल इनकम के ऊपर है जो रहते थे, उनको रेंटियल भी बोला जाता था। अब जो सेटलमेंट है, लाइक द बंगाल सिस्टम की तरह रिवेन्यू डायरेक्टली कहते हैं वो रियात से सेटलमेंट की गई थी। पहले क्या थे, ज़मींदार बीच में होते थे, फिर किसानों से लेते थे, और उसके बाद में जो ये ब्रिटिश को दी जाती, अब ये डायरेक्ट रियात जो होते थे उनके कंट्रोल में आ गए। द एवरेज इनकम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सोल इज वाज एस्टिमेटेड। उन्होंने एस्टिमेट कर लिया कि इस भूमि से इस तरह की इनकम आ सकती हैं। अब रिवेन्यू पेइंग कैपेसिटी रियात अब एक्सेस की गई, प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स है द शेयर ऑफ द स्टेट। राजा का जो शेयर है वो भी फिक्स कर दिया गया प्रोपोर्शन में। द लैंड वर रीसर्वे एवरी 30 ईयर्स, लैंड को सर्वे किया जाता था हर एक 30 साल के अंदर है। एंड द रिवेन्यू रेट्स इंक्रीज, और इसी तरह से जो उनका रेट था वो इंक्रीज़ कर दिया गया कि भाई अब जितनी भूमि में प्रोडक्शन होगी ना उसका कितना पार्ट है उसके अकॉर्डिंग उनका फिक्स कर दिया था, ये अलग अलग होती थी। देयरफॉर द रिवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट, कहते ये वैसे ज़्यादा परमानेंट नहीं रही थी। ये सेकंड हमारा रियात वाड़ी जिसको बोलते हैं वो सिस्टम आ गया। पहला हमने परमानेंट पढ़ा था, सेकंड आता है रियात। द रिवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेप्ट, जो डिमांड की रिवेन्यू और किसानों का विद्रोह। फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेकर में वाज मेड इन 1820 में बनाई गई। इसमें डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि कई जगह पे पीजेंट इन गांव के अंदर जो रहते थे, कहते हैं उनको नए क्षेत्रों में माइग्रेट कर दिया गया था। और इस एरिया के अंदर पुअर सोइल होती थी, फ्लंटेड रेनफॉल है, कहते हैं उसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता था, उस वजह से हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना बेटर नहीं हो पाता था, तो वो हार्वेस्ट पुअर थी, और फाउंड पीजेंट इसको इम्पॉसिबल मानते थे कि हम टाइम पे किस तरह से रिवेन्यू करेंगे। अब ये क्या किया है, जो कलेक्टर्स होते थे वो रिवेन्यू कलेक्शन करने वालों के ऊपर चार्ज लगाते थे, और डेमोस्ट्रेटिंग देयर एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी शो करते थे, अपनी सुपीरियरिटी को यहाँ पे शो करते थे। इसलिए अब इन्होंने क्या किया, इस पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और जो कई बार इस पेमेंट को नहीं दे पाते तो उसकी क्रॉप्स उससे सीज कर ली जाती, छीन ली जाती, और एक फ़ाइन इन पे लगाया जाता, पूरे गांव के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता था। अब इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी थी।
बाय द 1830 प्रॉब्लम है वो काफ़ी स्वेयर होती गई। इनके जो प्राइसेस है वो कहते धीरे धीरे गिरने लगे इनके तो और जो डिकेड और हाफ डिकेड तक यही प्रोसेस चलता रहा। अब फिर पीजेंट की जो इनकम है वो फिर दोबारा से गिरने लगी। तो उसी तरह से एक फेमाइन आना शुरू हो गया जहाँ पे लैक ऑफ फूड होता है। कहते हैं कि 1832 से लेकर 34 तक इस तरह इसका आने लगा कि लोगों को खाने की कमी होने लगी। जो कैटल थे कहते वो मरने लगे और ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी मरने लगी। और जो अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे उनके पास एग्रीकल्चर का कोई भी स्टॉक भी दिखने नहीं था। मतलब क्राइसिस सबसे ज़्यादा थे। अनपेड बैलेंस और रिवेन्यू माउंटेन की गई। कहते हैं हाउ डिड कल्टिवेटर्स लीव थ्रो सच ईयर, किस तरह से ये लोग रहते थे। हाउ डिड द पे द रिवेन्यू प्रोक्योर देयर कंजप्शन देयर नीड्स, उनकी तरह से उनके प्लो को किस तरह से ख़रीद लिया गया, उनके बच्चों को किस तरह से शादी की गई। और कैटल कहते हैं इन सब का बड़ा काफ़ी बुरा हाल होने लगा था इसमें। Inevitably, they borrow revenue could rarely be paid without a loan from a money lender। अब मनी लेंडर से वो लोन है के बिना ही कहते सीधा ही डायरेक्टली पे करने लगे। लेकिन जो एक बार लोन लिया जाता तो रियात इसको काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको दोबारा से वापस करना। यानी कि अब वो क्या करे, लोन लेने लगे। अब लोन ले लिया तो वो उनको वापस कैसे करे क्योंकि इनकम सोर्सेज था नहीं उनका। तो डेप्ट माउंटेन एंड द लोन रिमेन अनपेड। तो ऋण है कई बार तो वो तो चढ़ता जाता लेकिन जो उधार थे वो उनकी अनपेड ही रहती थी। हाँ, पेजेंट की डिपेंडेंस ऑन द मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड करने लगे और ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की कमी होने लगी था। ना कोई खाने को था, ना पीने का था, इनकम सोर्स भी इतना था, ना प्रोडक्शन इनकी अच्छे लेवल पे हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, लोन को अब इन्होंने शुरू कर दिया टू बाई देयर एवरीडे नीड्स मीट देयर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। हर रोज़ का जो खर्चा होता था उसको एक्सपेडिशन करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब 1840 तक ऑफिशियल क्या कर रहे थे, अलार्मी लेवल ऑफ पीजेंट डिपेंड, हर जगह पे ये चीज़ें शो हो रही थी। जो पीजेंट है कहते कभी उधार दे रहे थे, कहते ये डेंजरस लेवल पर ये चीज़ें पहुंच रही थी। अब मिड 1814 तक क्या होने लगा, कहते हैं कुछ साइन थे जो इकोनॉमी की रिकवरी के कुछ दिखने लगे। इससे इन्होंने क्या, जो 1820 के जो सेटलमेंट है वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही थी। एक्स ओबिडिटी है जो सिस्टम है सारा का सारा धीरे धीरे कम होने लगा था। 1845 के बाद एग्रीकल्चर प्राइसेज है वो अपने आप को रिकवर कर रहे थे। लेकिन जो कल्टीवेशन प्रोडक्शन है मोर फ्लो, अब ये हैव यू सीन दिस वन, अगर आप देखते हैं कि मैप किस तरह से जा रहा है कि मतलब किस तरह से फलन होने लगा था, गिरने लगा था। तो ये सारी चीज़ें जो लोन थे मनी एंडर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे। तो now I hope dear student you can understand this one. In the next video we will complete this chapter. Okay, have a nice day.